हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड नाउ मेरे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बट उससे पहले हम ये जरूर डिस्कस करेंगे बेटा कि हमें पार्टनरशिप नेचर का बिजनेस चाहिए क्यों। क्योंकि क्लास 11th में तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़कर आए, तो यहाँ पर हमें पार्टनरशिप नेचर का बिजनेस क्यों चाहिए और क्यों हम इनकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं। देखो बेटा, होता क्या है कि जब हम ना सोल प्रोप्राइटरशिप नेचर का बिजनेस करते हैं, जो कि हमने क्लास 11th में अकाउंट्स में देखा था, पूरी अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर ही थी। तो मेरे बच्चे, अगर मान लो बिजनेस का एक ही ओनर है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं कि हाँ भाई, बिजनेस का एक ओनर है और वो सोलली खुद से उस बिजनेस को चला रहा है। और मान लो वो बहुत अच्छे तरीके से उस बिजनेस को चला रहा है और उसने उस बिजनेस से बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी अर्न कर लिए हैं, तो क्या अब वो वहीं तक ही सीमित रहे कि अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ाए? द आंसर इज कि सर, वो अपने बिजनेस को अब आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब अगर वो बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब उसका बिजनेस बहुत अच्छे ट्रैक पे है, तो उसे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए। क्योंकि देखो, ह्यूमन टेंडेंसी होती है दिल मांगे मोर, कम में कोई संतुष्ट नहीं होता, हमेशा हमेशा सबको ज्यादा ही चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली बात यही है मेरे बच्चे कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस, अगर हमने एज अ सिंगल ओनर की तरह उस बिजनेस को अच्छे से चला लिया है, तो अब अगर हमें इस बिजनेस की और ग्रोथ करनी है और इस बिजनेस को फैलाना है, तो यहाँ पर हमें पैसों की जरूरत है। अब पैसा आएगा कहाँ से? या तो तुम बैंक से लोन ले लो, पर बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि उस लोन का पैसा एक फ्यूचर डेट पे वापस भी करना है, और जब तक हम वापस नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट भी देते रहना है। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। बोलो बात समझ में आती है? तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि मार्केट में जाके ऐसे लोगों को ढूंढूं जो मेरे बिजनेस में वैसा ही इंटरेस्ट, वैसा ही डेडिकेशन रखते हैं जैसे मैं रखता हूँ, और उन पर्सन्स को मैं अपने बिजनेस में क्या बना दूं, ओनर बना दूं। मैं तो हुई ओनर, उन पर्सन्स को भी ओनर बना देता हूँ। बदले में उनसे क्या मांग लेता हूँ? पैसा, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ओनर जो बिजनेस पे पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। तो सिंगल ओनर की तरह मैंने तो लगा ही रखा था बिजनेस में पैसा, कैपिटल लगाई रखी थी, पर मैंने मार्केट से ऐसे लोगों को भी ढूंढा जो मेरे बिजनेस में सेम इंटरेस्ट रखते हैं, सेम डेडिकेशन रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब वो पर्सन एज अ ओनर मेरे बिजनेस में आएंगे, तो अपने साथ एक्सपर्टीज लाएंगे, अपने साथ स्किल लाएंगे, है ना, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और अब ये मेरा ही बिजनेस नहीं, उनका भी बिजनेस होगा, क्योंकि अब मैं अकेला इसका ओनर नहीं रहूंगा। वो जो बाहर से ओनर आ रहे हैं मेरे बिजनेस के अंदर, जो मेरे बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहे हैं, अब वो भी तो ओनर है। तो यहाँ पर ना बेटा, मेरे बिजनेस के अंदर बोलते हैं ना कि एक ओनर नहीं हो गए, कितने हो गए? मल्टीपल ओनर्स हो गए। और जब एक बिजनेस के अंदर ना मल्टीपल ओनर्स हो जाते हैं ना, तो वो बिजनेस फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं रह जाता, वो किसका हो जाता है? पार्टनरशिप का हो जाता है, क्योंकि उस बिजनेस के एक ओनर नहीं है, एक से अधिक ओनर है। तो एटलीस्ट अगर आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो कितने ओनर होने चाहिए? दो तो होने चाहिए, क्योंकि एक पर्सन कभी भी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकता, मिनिमम तो दो होने चाहिए। बोलो बात समझ में आई? तो क्यों चाहिए हमें पार्टनरशिप नेचर का बिजनेस? क्योंकि हम अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें फंड चाहिए। तो एक ओनर का पैसा पर्याप्त नहीं है, तो हम मल्टीपल ओनर्स को बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं, अपने बिजनेस का एक्सपांसन कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? द आंसर इज यस। अब जो हमारा पार्टनरशिप यूनिट है, जो यूनिट नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसके अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर बेसिकली आप पार्टनरशिप्स के बेसिक्स पढ़ोगे, जो कि बहुत जरूरी है आगे के चैप्टर्स के लिए। तो इस चैप्टर्स के अंदर आपको कुछ पॉइंट टू भी स्टडी पढ़ने हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो पॉइंट्स पढ़ते साथ ही आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो तब क्या प्रोविजन अप्लाई होते हैं, क्या कोई माइनर यानी 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा क्या पार्टनरशिप में, क्या बोलते हैं, पार्टनर बन सकता है, मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, कितने मैक्सिमम पार्टनर आप बुला सकते हो वो, और कितने मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए, और किस कानून में ये बात लिखी गई है, किस एक्ट में बात ये लिखी गई है, ये भी पता होना चाहिए। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या होते हैं, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। देखो एक बात मैं बता दूं, आप जो ये पूरी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इस पूरे क्लास 12th में वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नेचर की पढ़ेंगे। यानी आप देखेंगे कि जो ये पार्टनरशिप है, ये गवर्नड होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो इस कानून के तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, मेरे बच्चे, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म को, बिजनेस को अगर लॉस हो गया ना,
और उस लॉस की रिकवरी बिजनेस नहीं कर पा रही है, तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है ना, उनको बेच कर ना बिजनेस अपने लॉस की रिकवरी कर सकती है। तो इस तरीके के नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। मतलब आप कैसे पार्टनरशिप फर्म की स्टडी करोगे, पूरी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो गवर्नड होती है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर एक ना अलग तरीके की भी पार्टनरशिप फर्म होती है जो एलएलपी होती है, इसका एक्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, ये आपका ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बाद आया है। ठीक है ना, एलएलपी एक्ट। तो इसमें क्या होता है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी ना लिमिटेड होती है। यहाँ पर क्या होता है, मेरे बच्चे के पार्टनर सिर्फ उतने ही लॉस के लिए लाइबल होते हैं जितनी उन्होंने कैपिटल बिजनेस में लगाई है। इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाता, बेचा नहीं जाता। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो बस एलएलपी के बारे में ना एक मीनिंग आता है और डिफरेंस आ जाता है कभी कभी कि एलएलपी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस बताओ। बाकी जो पूरी अकाउंटिंग है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होने वाली है। फिर कैसे आप अपना पीएनएल अकाउंट बनाते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, वो आपको आना चाहिए। वैसे इस चैप्टर का जो हार्ट है वो यही है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। पर कभी कभी कुछ हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी क्वेश्चन में जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें पीएनएल एप्रो से भी पहले क्या बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अच्छा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम हमें कुछ स्पेशल आइटम के बारे में पता चलेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर या पार्टनर का कमीशन। मैंने यहाँ पार्टनर नहीं लिखा हुआ, बट मैनेजर या पार्टनर का कमीशन वो हमें यहाँ पे देखना है। तो क्योंकि इनकी स्पेशल कैलकुलेशन होती है बेटा, तो हमें ना इनकी स्पेशल कैलकुलेशन सीखनी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आप देखेंगे अपने आप में ही 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी अपने आप में 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। और मैनेजर कमीशन के भी अपने आप में या पार्टनर कमीशन के भी अपने आप में 2 मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। तो आपको ना सारे मेथड्स पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इनकी स्पेशल कैलकुलेशन होती हैं, तो वो हमें लर्न एंड अंडरस्टैंड करनी है। तो मैं इसके स्पेशल लेक्चर आपको दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप आपने देखा था अकाउंटिंग में, आपने सेकंड लास्ट चैप्टर जो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो वहां पर आपने देखा था कि जब भी ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दी होती थी तो उस कैपिटल को सीधा बैलेंस शीट में आप लेकर जाते थे। कोई भी प्रॉफिट लॉस होता था सोल प्रोप्राइटरशिप नेचर के बिजनेस को, कोई भी प्रॉफिट लॉस होता था तो वो प्रॉफिट लॉस आप कैपिटल में ऐड या लेस कर देते थे। कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्राइंग होती थी तो आप उसी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड लेस कर देते थे। पर यहाँ पर क्या होता है कि एक ओनर नहीं है, यहाँ मल्टीपल ओनर्स हैं जिनको पार्टनर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे ना हर पार्टनर, हर एक ओनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। और मेरे बच्चे को 2 मेथड से बनाया जा सकता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो देखेंगे जब आएगा कैसे बनता है। फिर पास्ट एडजस्टमेंट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर है। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ते साथ ही ना मेरे बच्चे आपका ये जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में ना हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहले मीनिंग के साथ। ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहली बात देखो, पार्टनरशिप ना एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। ठीक है, पर्सन्स के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, हु हैव बीन एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। और वो जो पर्सन्स होते हैं ना वो एग्री कर जाते हैं कि अब से ना हम शेयर करेंगे प्रॉफिट, किसका, बिजनेस का। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, पार्टनरशिप क्या होता है, एक एग्रीमेंट किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, हु हैव बीन एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो कि एग्री करते हैं कि अब से हम शेयर करेंगे प्रॉफिट किसके, अपने बिजनेस का। उस बिजनेस को या तो चलाएगा, विच इज कैरिड, या तो चलाएगा कौन, ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे पार्टनर्स उसको चलाएंगे, और एनी ऑफ देम, कोई भी उनमें से चलाएगा, वो मान्य सबके लिए होगा, यानी एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो समझ में आया क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है, किनके बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो कि एग्री करते हैं कि अब से हम बिजनेस का प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर, और इस बिजनेस को या तो चलाएंगे सारे के सारे। देखो अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में 2 ओनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, तो वो दोनों के दोनों चला ले पार्टनरशिप फर्म, या उन दोनों में से कोई भी एक चला ले, वो मान्य सबके लिए होगा। जितने भी ओनर्स है बिजनेस में, पार्टनर्स है, सबके लिए मान्य होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बेटा एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 व्यक्ति हैं, राम और लक्ष्मण। इन्होंने बेटा एक एग्रीमेंट करा और एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करी। ठीक है, तो मान लो अगर इस बिजनेस को चलाना है तो राम और लक्ष्मण दोनों चला सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ राम चलाएगा या लक्ष्मण, दोनों चला सकते हैं। पर किसी वजह से मान लो अगर लक्ष्मण अवेलेबल नहीं है, वो कहीं मान लो बीमार हो रखा है या कहीं घूमने जा रखा है, वो कहीं मतलब किसी भी रीजंस की वजह से पार्टनरशिप फर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है,
तो मिस्टर राम क्या कर सकता है, इस बिजनेस को चला सकता है। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, इसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे की हर एक पार्टनर ना दूसरे पार्टनर का क्या होता है, एजेंट होता है, और अपनी फर्म के लिए भी क्या होता है, वो एजेंट होता है, और वो खुद प्रिंसिपल भी होता है। प्रिंसिपल बोले तो वो एक ओनर भी होता है बिजनेस का, और अपने पार्टनर के प्रति और अपने बिजनेस के प्रति एजेंट भी होता है। यानी वो अपने पार्टनर के प्रति और बिजनेस के प्रति काम भी करता है, और वो अपने बिजनेस का ओनर भी होता है। यानी कल के दिन अगर लक्ष्मण नहीं है, कोई बात नहीं, राम इस बिजनेस को चला सकता है लक्ष्मण की एब्सेंस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण पार्टनर नहीं है, बस वो अवेलेबल नहीं है अभी, तो राम चला सकता है। और राम ने अगर इस बिजनेस के लिए कोई भी डिसीजन लिए हैं, तो उस डिसीजन से अगर कोई भी फायदा नुकसान होता है, तो वो लक्ष्मण भी बेयर करेगा। लक्ष्मण ये नहीं बोल सकता कि राम तूने ये डिसीजन तो लिया था, पर मैं तो था ही नहीं बिजनेस में, तो मैं इस डिसीजन से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको मैं बेयर नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि याद रखो इस बिजनेस को या तो दोनों के दोनों चला सकते हैं, या तो इनमें से कोई एक भी चला सकता है, मान्य वो सबके लिए होगा। बोलो बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, याद रखना। ठीक है, तो वही है, फिर से बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप क्या होता है, एक एग्रीमेंट किन के बीच में, पर्सन्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति खुद से पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकता, एटलीस्ट दो चाहिए, दो या दो से ज्यादा, तो पर्सन्स। और ये एग्री करते हैं कि अब से हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर, जिसको चलाएंगे कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे के सारे, या एनी ऑफ देम, कोई भी उनमें से, मान्य वो सबके लिए होगा, एक्टिंग फॉर ऑल। बात यहाँ पे ये है कि जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट कैसा होता है, तो एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, ओरल या रिटन। या तो आप ओरल एग्रीमेंट कर लो, मुंह जुबानी, ठीक है, चलो आओ बिजनेस करते हैं, ठीक है, तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होगा, मेरा ये होगा, ठीक है, मतलब ए और बी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलेगा, मुझे इतना, तुझे सैलरी इतनी मिलेगी, मुझे इतनी, तुझे कमीशन इतना मिलेगा, मुझे इतना। तो अगर वो मुंह जुबानी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक ओरल और म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। पर अगर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं रिटन फॉर्म में, यानी एक स्टैम्प पेपर में वो अपने सारे के सारे क्या बना रहे हैं, एग्रीमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको, कुछ इस तरीके से ये दिखता है, मैंने आपके लिए डाउनलोड किया था ये, हाँ, देख रहे हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं, रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें रिटर्न्स में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में बेटा ये कहलाया जाता है कि ये पार्टनरशिप डीड है। क्या है ये, पार्टनरशिप डीड, क्योंकि आपने अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो उस पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए नेसेसरी है, वो आपने मुंह जुबानी नहीं करे, वो एक स्टैम्प पेपर में लिख कर करे हैं। कल के दिन अगर कोई पार्टनर डिस्प्यूट करता है या बात से अपनी डेविएट करता है, मुकर जाता है, तो आपके पास एक लीगल प्रूफ है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है, तो आप एग्रीमेंट ओरल भी कर सकते हैं, और आप एग्रीमेंट रिटर्न भी कर सकते हैं, जिसको पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है। पर ज्यादा वेटेज किसको मिलता होगा, ऑब्वियसली बात है रिटर्न को, क्योंकि ओरल में ना सामने से पार्टनर मुकर भी सकता है, फिर आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं। तो ऐसे में मेरे बच्चे ये प्रेफर किया जाता है कि जब भी पार्टनरशिप का बिजनेस करो तो रिटर्न एग्रीमेंट ही कर लो। ठीक है, अब देखा जाए तो जब पार्टनरशिप डीड की बात होती है, यानी जब आप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो बेसिकली देखो, बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर होते हैं, पर जो आपके सिलेबस के लिए जरूरी है मैं वो ये यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मल्टीपल ओनर्स हैं, तो इनके बीच में जो प्रॉफिट को शेयर करने का जो रेशो होगा वो पता होना चाहिए। तो वो आप यहाँ पार्टनरशिप डीड में लिखते हो कि भाई जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसको किस अनुपात में, किस रेशो में बांटा जाएगा। इक्वल बांटा जाएगा 1:1, कि 2:1, कि 1:2, कि 3:2, कौन से रेशो में, कौन से अनुपात में बिजनेस के प्रॉफिट को बांटा जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन होता है। सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ओनर बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं। तो अगर सोचो वो बिजनेस में कैपिटल ना लगाकर, बिजनेस में अपना पैसा ना लगाकर किसी बैंक वगैरह में अगर अपना पैसा इंटरेस्ट करते, सॉरी पैसा जमा करते, तो वहां से इंटरेस्ट तो मिलता ना बैंक से। अब उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया तो उन्हें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो एक अलग बात है, पर उन्होंने जो वो पैसा बिजनेस में लगाया है कैपिटल के फॉर्म में, उसके बदले क्या मिल रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म कहती है ठीक है, हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो किस रेट से मिलेगा, 10%, 12%, 13%, 14%, किस रेट से मिलेगा, वो आप यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हो। सैलरी, ऑब्वियसली बात है, पार्टनर बेटा बिजनेस के लिए काम भी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें सैलरी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं और काम करते तो हमें सैलरी भी मिलती, बट हम अपने बिजनेस के लिए काम करें तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे वो सैलरी भी ले रहे हैं
बिजनेस से, तो सैलरी कितनी मिलेगी? मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो ए को कितनी सैलरी मिलेगी, बी को कितनी सैलरी मिलेगी, वो यहाँ मेंशन कर देते हैं हम। ठीक है। कमीशन, ऑब्वियसली बात है, पार्टनर देखो अगर बिजनेस, कमीशन देखो होता क्या है, कमीशन का मतलब होता है जब भी हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं किसी के लिए भी, तो वो पर्सन सामने से हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, जिसको हम कमीशन कहते हैं। ठीक है। याद करो तुम सब बच्चे, जब तुम अपने जब तुम्हारी मम्मा घर में बोलती थी जा बेटा ये सामान लेकर आ जा जा शॉप से, नियर बाई शॉप से, तो आप क्या कहते थे? मम्मी चला तो जाऊंगा, पर मेरे को ना बोलते ना बिस्किट का एक पैकेट चाहिए। ठीक है। या मैं चिप्स का एक पैकेट खाऊंगा, क्योंकि मैं लेकर भी तो आ रहा हूँ ना सामान। तो आप क्या अपने मम्मी मम्मी पापा से क्या कमीशन नहीं मांगते थे? मांगते थे, क्योंकि आप वहां पर भी तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ना। चलो ये सब फन की बातें थी, पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर उनको कमीशन देना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? कमीशन किस रेट से देने वाले हैं बेटा? 5%, 6%, 7%, 10%, वो हम यहाँ पे फिर मेंशन कर देते हैं। बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मेरे बच्चे, तो आपको पता है अगर बिजनेस का कोई भी कैश गुड्स या कोई भी एसेट, अगर पार्टनर जो ओनर होता है बिजनेस का, अगर उसे वो पर्सनल यूज के लिए लेकर चले जाए, अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए लेकर जाए चले जाए, तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग जनरली लेस होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, किससे बेटा? कैपिटल से। तो जब तक ये ड्राइंग सेट नहीं होती, लेस नहीं होती कैपिटल से बेटा, तब तक इस ड्राइंग पे क्या लिया जाता है? इंटरेस्ट लिया जाता है। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर के ऊपर, वो किस रेट से किया जाएगा? 10%, 12%, किस रेट से किया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है। याद रखो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, सैलरी पार्टनर को दी जाती है, कमीशन भी पार्टनर को दिया जाता है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं जाता पार्टनर को, ये पार्टनर से लिया जाता है। तो याद रखो, पार्टनरशिप फर्म का ना नुकसान होता है प्रॉफिट देने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में, सैलरी देने में, कमीशन देने में, ये एक्सपेंस होता है। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना पार्टनरशिप फर्म लेती है, तो ये एक तरीके से इनकम होती है। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को ये अपने पार्टनर से मिलता है। लास्ट अब बात करें टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो अगर मान लो किसी पार्टनर ने लोन दिया है, किसको? फर्म को, है ना? तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पार्टनर, कोई ओनर बिजनेस को अगर लोन दे रहा है, देखो एक पार्टनर ने बिजनेस में ऑलरेडी कैपिटल लगा रखी है, तो हर बारी वो कैपिटल थोड़ी लगाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को बोले देखो कैपिटल मैंने ऑलरेडी लगा रखी है बिजनेस में, बट अब जो मैं और पैसा दूंगा बिजनेस को, वो कैपिटल की फॉर्म में नहीं, लोन की फॉर्म में दूंगा, यानी लेंडर बन के दूंगा। तो अगर कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है, तो बिजनेस का बेटा यहाँ ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि जब तक वो लोन का पैसा पार्टनर को वापस नहीं कर देते, तो पार्टनरशिप फर्म को बेटा बदले में उस पार्टनर को क्या देना होता है? रेगुलर टाइम इंटरवल पे इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है। बोलो बात समझ में आई? जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक वालों को इंटरेस्ट देना होता है, वैसे अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म को इन रिटर्न हर साल अपने पार्टनर को क्या देना होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना होता है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये भी पार्टनर को दिया जाता है। पर किस रेट से दिया जाएगा? 6%, 7%, 10%, 12%, किस रेट से दिया जाएगा वो हम यहाँ डीड में लिख देते हैं। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो फिर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दोगे आप अपने पार्टनर को? सैलरी क्या दोगे पार्टनर को? कमीशन क्या दोगे पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लोगे पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दोगे पार्टनर को? ये सारी बातें आप अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हो इन रिटन फॉर्म, तो ये पार्टनरशिप डीड हो जाती है, और इसके ये कंटेंट हो गए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिए। पर कभी कभी क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप डीड ना साइलेंट होती है, मतलब पार्टनर्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए जो एग्रीमेंट बनाते हैं वो ओरल फॉर्म में बनाते हैं, यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाते हैं ओरल फॉर्म में। अब जब ओरल फॉर्म में बनाते हैं बेटा, तो मे बी माइट भी देयर है सिचुएशन की पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, मुंह जुबानी से, पार्टनर दूसरे पार्टनर की बात से सहमत ना करे, है ना, एग्री ना करे, तो उस सिनारियो में फिर क्या करें? क्योंकि दोनों के पास कोई प्रूफ है नहीं, तो अगर दोनों कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में क्या इसका फैसला सुनाया जाएगा, या एक्ट के अंदर इसका क्या रूल दिया गया है? तो बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट्स अगर आपने नहीं बना रखे हैं, तो उस सिनारियो में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल होगा। आपने चाहे कुछ भी डिसाइड कर रखा हो, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, क्योंकि आप पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है।
ठीक है, जो भी पार्टनर है उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके डिस्प्यूट हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। चाहे आपने कुछ भी अपने बीच में मुंह जुबानी कुछ भी डिस्कस कराओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट वो नॉट अलाउड हो जाएगा, क्योंकि लिखित पढ़ी में नहीं किया। अगर लिखित पढ़ी में करते, पार्टनरशिप डीड बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से नहीं लेंगे ना। हम देखो प्रॉफिट इक्वल देंगे पार्टनर को, बराबर आधा आधा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी पार्टनर को नहीं देंगे, कमीशन पार्टनर को नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से नहीं लेंगे। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेते हैं, पर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट्स नहीं करे हैं और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो फिर वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड होता है। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रखो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है, पर सिर्फ 6% पर एनम में, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर ने ना बिजनेस को लोन दिया था बेटा, और अगर वो लोन किसी और को दे पार्टनर, तो उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना। तो इसलिए कानून के अंदर ये बात लिखी गई है कि अगर किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस को क्या दिया है, लोन, तो बिजनेस उसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट देगी, जो कि है 6% पर एनम। और मैं बता दूं, यहाँ से आपके MCQ बन सकते हैं मस्त वाले। क्वेश्चन में आ सकता है, बताइए कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, बताओ रेट क्या होगा, 6% पर एनम। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनर ए सैलरी मांग रहा है 1000 पर मंथ की, 1000 पर मंथ, एक महीने की सैलरी है 1000। अकाउंटिंग ईयर होता है जो बेटा, जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, वो होता है 12 महीने का। तो 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर होता है। अगर एक महीने की सैलरी 1000 है, तो 12 महीने की कितनी होगी, 12,000। तो वो कहता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है, और ए ना सैलरी मांग रहा है 1000 पर मंथ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम उसे सैलरी दे सकते हैं? द आंसर इज नॉट अलाउड। सैलरी नहीं मिलेगी भाई, जब तुमने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बना रखी, तो किस बात की सैलरी? ऐसा लिखेंगे कि पार्टनर भी डिमांड कर रहा है कि उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए 10% का, पर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। तो आंसर होगा नहीं, उसको 10% से नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा कि ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 हो जाए, और पर उनकी पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। द आंसर इज नो, 3:2 अलाउ नहीं किया जाएगा, इक्वल अलाउ किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। भाई तुम पार्टनरशिप डीड बना लो तो कुछ भी डिसाइड कर लो, क्योंकि आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। पर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो प्रोविजन दिए हैं, फिर वही अप्लाई हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे लिमिट ऑफ पार्टनर। कितने मिनिमम पार्टनर होने चाहिए? देखो, एटलीस्ट दो तो होने चाहिए भाई। एक ओनर कभी भी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकता, एटलीस्ट दो तो होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50, 50 से ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा आप नहीं रख सकते। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये किस एक्ट में लिखा गया है? देखो सबसे मजे की बात है, पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना, जो पार्टनरशिप, ये जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, इसका जो एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर जो नंबर जो ऑफ पार्टनर है, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखा। ये कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। सोचो, कई बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं कि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही लिखा है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, और आंसर गलत हो जाता है। याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कहाँ मेंशन करे गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन करे गए हैं। बोलो बात समझ में आ गई? यस। फिर एक पॉइंट है कि पर्सन कैन नॉट बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको आप पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एंटर नहीं करा सकते? पहला तो है माइनर। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, आप माइनर को बेनिफिशियरी लेकर आ सकते हो। बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि आप उसे बिजनेस में प्रॉफिट के लिए बुला सकते हो, कि भाई प्रॉफिट होगा तो खाने आ जाइयो, पर लॉस होगा तो लॉस में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा, उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। और जो पर्सन बेनिफिशियरी के तौर पे आता है वो पार्टनर नहीं होता, याद रखना। तो आप माइनर को बेनिफिशियरी की तरह ला तो सकते हो, पर आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि माइनर ना इनकेपेबल होता है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो उस एज में ही नहीं है जिस एज में उसके अंदर सोच समझ हो। 18 साल से कम उम्र को हमारा लॉ बच्चा मानता है, और एक बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल होता है। ठीक है, सोचो एक बच्चे के साथ, तो मतलब 18 साल से कम उम्र से तो बोला कि शादी करना भी क्या है, इलीगल ही है। सोचो क्यों? क्योंकि वो इनकम्पिटेंट होते हैं, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, याद रखना। तो माइनर को आप कभी भी पार्टनर की तरह एडमिट नहीं कर सकते। दूसरा, एलियन एनिमी। अगर मान लो हमारे किसी देश के साथ वॉर चल रही है, चाहे वो किसी भी तरीके की वॉर हो,
ट्रेड वॉर हो या बोलते हैं ना कि फिजिकल वॉर हो, कैसी भी वॉर चल रही है हमारी किसी भी देश के साथ, ठीक है, तो उस देश के पर्सन को हम अपने देश के पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ उस देश के साथ हमारी क्या चल रही है, वॉर चल रही है। तो इसलिए मेरे बच्चे, एलियन एनिमी, अगर कोई ऐसी कंट्री जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है, तो उस कंट्री के पर्सन को भी हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में ओनर नहीं बना सकते। अनसाउंड माइंड, अगर कोई व्यक्ति इडियट है, ल्यूनेसी में है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, आप ऐसे पर्सन को भी पार्टनर की तरह एडमिट नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो गया, उसके बैंक अकाउंट में एक सिंगल पैसा भी नहीं है, तो आप उसको वही कैसे बिजनेस में पार्टनर बना सकते हो। और याद रखो, कोई भी मैंने इंसॉल्वेंट पार्टनर लिख दिया, पर इंसॉल्वेंट पर्सन होना था ये, ठीक है। कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन है उसके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखो कि आप 4 तरीके के लोगों के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते: माइनर, एलियन एनिमी, अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट पर्सन। नेक्स्ट है फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अब ऑब्वियसली बात है, आप पार्टनरशिप का बिजनेस चला रहे हो तो पार्टनरशिप के क्या फीचर, क्या सुंदरताएं होती हैं। देखो, पार्टनरशिप को करने के लिए बेटा, ठीक है, आपके पास 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए, ये आपको पता है। एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट चाहे ओरल कर लो चाहे रिटर्न कर लो, एग्रीमेंट होना चाहिए। पर किन लोगों के साथ नहीं कर सकते? माइनर, एलियन एनिमी, अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ नहीं कर सकते। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा बिजनेस करो जो लीगल है। इलीगल चरस गांजे का बिजनेस मत करने बैठ जाना, समझ में आई बात। लॉफुल बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉरी, अनलॉफुल बिजनेस नहीं कर सकते, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, देखो, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी नहीं होता है। पहली बात, आप बिना पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करे बगैर भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बोलो, बात समझ में आई। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, पर इट इज टू बी बेटर कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा लो, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो फिर आप किसी के ऊपर स्यू कर सकते हो, मतलब किसी के ऊपर क्लेम कर सकते हो अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी क्लेम करना चाहता है तो कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कराना वैसे कंपलसरी नहीं है, बट करा लो तो अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप कर रहे हो तो प्रॉफिट को शेयर तो करना होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग होती है। एजेंसी रिलेशनशिप होता है, याद है ना, मैंने बताया था ना भी एजेंसी रिलेशनशिप, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और अपनी फर्म के लिए भी एजेंट होता है। वो खुद से प्रिंसिपल तो है ही, ओनर तो है ही, पर वो दूसरे पार्टनर के प्रति और अपने बिजनेस के प्रति एजेंट की तरह भी बनकर काम करते हैं, यानी अपने अदर पार्टनर्स के लिए और अपने बिजनेस के लिए काम भी करता है, और अपने बिजनेस के लिए ओनर भी होता है, एजेंट भी होता है, एज वेल एज प्रिंसिपल भी होता है। तो कहने का मतलब है कि एक म्यूचुअल एजेंसी यानी एजेंसी रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहाँ पर। अगर बिजनेस को लॉस हो जाए और वो लॉस बिजनेस रिकवर ना कर पाए, तो उस लॉस की रिकवरी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी की जा सकती है। नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और याद रखना इसकी अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि इसे लॉ के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता, ठीक है। पार्टनर आपस में खुद से पार्टनरशिप का बिजनेस चलाने लग जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। याद रखना, जब अकाउंटिंग करते हैं ना हम, तो अकाउंटिंग में तो ये बात अलग है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, हमें पता है दोनों की एक सेपरेट एंटिटी होती है। पर अगर लॉ के नजरिए से देखो, तो लॉ कहता है, कानून कहता है कि ये कानून के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को क्रिएट नहीं किया गया है। जैसे कंपनीज है बेटा, आप पढ़ोगे आगे जाके कंपनीज के बारे में, कंपनीज को ना इनकॉर्पोरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉ। लॉ में जैसे मापदंड दिए गए हैं वैसे ही बिजनेस को क्रिएट किया जाता है। पर पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लॉ के अंदर कोई मापदंड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए ना यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। हाँ, बिजनेस अकाउंटिंग कर रहे हैं हम बिजनेस की, तो वहां हम एज्यूम करते हुए चलते हैं। अकाउंटिंग का तो रूल ही यही होता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर, बट लॉ के अकॉर्डिंग कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों एक ही होते हैं लॉ के नजरिए से। मैं क्या कह रहा हूँ, लॉ कानून के नजरिए से। अकाउंटिंग के नजरिए से अलग अलग है, और हमने करनी अकाउंटिंग है, तो हम यहाँ पर पार्टनर और ओनर को अलग, पार्टनर और उनके बिजनेस को अलग अलग ही मानेंगे। बट लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बोलो, क्लियर हो गई ये बात? तो इसी के साथ ना मैंने आपको सारी की सारी बेसिक्स बातें यहाँ पर बता दी।
नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसको बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, आई होप सो मेरे बच्चे कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो, और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा सकते हो। आपका छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है मेरे बच्चों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होना।